हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास 6 हिंदी में हमने कल संधि टॉपिक कंप्लीट किया था प्रीवियस क्लास में। तो उसमें हमने संधि के अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर किए थे। आई होप सभी ने अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर को कर लिया होगा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, संज्ञा। संज्ञा टॉपिक, संज्ञा प्रकरण हमारा कहाँ से आया, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। वेरी फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था वर्ण विचार। वर्ण विचार टॉपिक आपको सर ने समझाया था। इसमें हमने वर्णों के प्रकार, स्वर और व्यंजन, वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोग, इन सब के बारे में पढ़ा था। हमने फिर पढ़ा शब्द विचार। शब्दों के भेद हमने पढ़े। वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इसी में हमने शब्दों के भेद पढ़े थे कि शब्दों का 4 आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। किन किन आधारों पर? उत्पत्ति के आधार पर, शब्द कहाँ से आए हैं, रचना के आधार पर, उनका निर्माण कैसे हुआ है, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो मैं एक बार वापस आपको समझा देती हूँ। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के हमने 4 भेद पढ़े थे। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। इसके बाद हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने शब्दों के भेद पढ़े थे, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। फिर हमने पढ़ा था रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और लास्ट टाइप हमने पढ़ा था प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर हमने पढ़ा था विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकार का अर्थ होता है, समझाया था तब मैंने आपको डिटेल में, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। ठीक है, तो विकारी शब्द किन्हें कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं वे शब्द जिनमें लिंग वचन, वे शब्द जो लिंग वचन, काल, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित यानी बदल जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकार का अर्थ ही परिवर्तन होता है। तो विकारी शब्द के फर्स्ट टाइप, विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा टॉपिक हमारा कहां से आया है? विकारी शब्द का एक फर्स्ट टाइप है। विकारी शब्द का पहला भेद है संज्ञा। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा प्रकरण। अविकारी के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किन्हें कहा जाता है? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रभाव से वे परिवर्तित नहीं होते हैं। इनमें क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। तो विकारी शब्द का फर्स्ट टाइप हम संज्ञा पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आपने पहली क्लासों में भी थोड़ी बहुत इनकी जानकारी आप रखते हैं। प्रीवियस क्लास में भी आपको इनको पढ़ा था, संज्ञा को पढ़ा था। अभी संस्कृत में भी हम सर्वनाम पढ़ेंगे। तो संज्ञा टॉपिक आपका कहां से आया है? संज्ञा है विकारी शब्द का एक प्रकार। संज्ञा विकारी शब्द का एक प्रकार है। अब संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर रही हूँ और उसमें आप देखते हुए अच्छे से टॉपिक को समझिए कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो हम समझते हैं। संज्ञा की परिभाषा सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी, जाति, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जा सकता है। किसी भी प्राणी की बात कर लो, प्राणी, पशु, पक्षी, मानव, ठीक है, कोई भी जाति या प्राणी है। वस्तु, कोई सी भी वस्तु हम ले सकते हैं। वस्तु में पेन, किताब, आप जिस रूम में बैठे हैं जितनी भी वस्तुएं हैं, आपके हाथ में किताब है, पेन है, आपकी साइकिल है, ठीक है, पंखा है, तो जितनी भी वस्तुएं हैं, तो
व्यक्ति, वस्तु, स्थान आप ले सकते हैं, दिल्ली है, मंदिर है, कोई भी जगह या स्थान का नाम हो सकता है। इसके बाद व्यक्ति में भी आप देख सकते हैं दादा, दादी, सुरेश, रमेश, आप, हम, ठीक है। इसके बाद आप भाव ले सकते हैं। भाव हमारे कोई से भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक, हंसना, रोना, गाना ना, तो ये सभी भाव, सुंदर, साफ सुथरा, ये गुण है ना। क्रिया भी हो सकती है, भागना, खाना, मारना, पीटना। तो इन पंक्तियों में क्या है, खुश, आनंदित, भाव, रमेश, माता पिता, व्यक्ति, स्कूल, घर, स्थान और क्रिया आदि को क्या कहते हैं, आदि में क्या हुई है, संज्ञा प्रयुक्त हुई है। तो संज्ञा की हमारी परिभाषा क्या होती है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम, क्योंकि दुनिया में सभी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, क्योंकि नाम से ही व्यक्ति की क्या होती है, पहचान होती है। नाम के बिना तो किसी का कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता ना। नाम से ही हम एक दूसरे को भिन्न पहचान दे सकते हैं, अगर नाम नहीं रखेंगे तो हम उस व्यक्ति की पहचान कैसे करेंगे। इसलिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। कोई भी वस्तु पहचानने के लिए हमें उसको कोई नाम तो देना ही होगा, अगर हम नाम नहीं देंगे तो उस वस्तु को किस प्रकार पहचानेंगे। तो समझ में आया बच्चों, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा का अर्थ ही नाम होता है। तो संज्ञा की परिभाषा है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा के भेद पढ़ते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं। मुख्यतः तो 3 भेद होते हैं, पर जो अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से जो 2 भेद और किए गए हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, उनको हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही ले लेते हैं। पर अभी हम समझते हैं कि संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। परंतु अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और बताते हैं, समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अतः संज्ञा के इस तरह आपको 5 भेद याद रखने हैं, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक या समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम फर्स्ट टाइप समझते हैं, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता है, उसकी पूरी जाति के बारे में पता चलता है, वे शब्द जो अपनी संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हमारी कक्षा में 30 लड़के हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लड़के क्या हैं, लड़के पूरी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। लड़के किसी भी तरह लड़के एक लड़के का नाम ना होकर लड़के शब्द का प्रयोग होगा समस्त लड़के जाति के लिए होगा। एक उदाहरण मैंने आपको समझाया, हमारी कक्षा में 30 लड़के हैं, तो 30 लड़के हैं, तो यहाँ पर लड़के शब्द एक पर्टिकुलर लड़के का बोध नहीं करा रहे, लड़कों की पूरी समस्त जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा होती है, जिस शब्द से वे शब्द जो अपनी संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ पे परिभाषा आप देखिए, जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता है, उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता है, उसकी पूरी श्रेणी और पूरे वर्ग का ज्ञान होता है, उस संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे वस्तु, मोटरसाइकिल, कार, टीवी, तो इसमें सभी मोटरसाइकिलें आ गई,
पर्टिकुलर एक मोटरसाइकिल का नाम नहीं दिया गया है। कार में सभी ब्रांड की कार आ गई, टीवी, मोबाइल, सभी ब्रांड के मोबाइल आ गए। स्थान में पहाड़, पर्टिकुलर एक पहाड़ का नाम नहीं दिया गया है। तालाब, कोई एक तालाब का नाम नहीं दिया गया है। गांव, किसी एक गांव का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है कि मंदिर, किसी एक मंदिर का नाम नहीं दिया गया है। उसकी पूरी प्रजाति, उसकी पूरा वर्ग, पूरी श्रेणी को रखा गया है। ठीक है, प्राणी में भी आप देख सकते हैं। वस्तु में आप देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल, कार, टीवी, मोबाइल आदि सभी वस्तुओं से इनकी पूरी प्रजाति का वो चल रहा है, पता चल रहा है। स्थान में भी ना हम पर्टिकुलर किसी स्थान का, किसी नदी का नाम नहीं ले रहे हैं कि गंगा नदी ना, या फिर किसी नदी का नाम ना लेकर हम सिर्फ नदियों का नाम लेते हैं, तो वह क्या होता है, अगर हम पर्टिकुलर गंगा नदी का नाम लेते हैं तो वह व्यक्तिवाचक श्रेणी के अंतर्गत आएगा। लेकिन हम अगर ओनली नदी लिखते हैं तो वह किसके अंतर्गत आएगी, जातिवाचक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह प्राणी ले लो, लड़का। अब हम किसी एक लड़के, पर्टिकुलर लड़के का नाम लेंगे कि मोहन, सोहन, तो वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन हम अगर उसको लड़के शब्द से प्रयोग करेंगे तो लड़कों की पूरी प्रजाति का पता चल रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर आदि। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप हमारा भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी या पदार्थ की दशा, उसकी स्थिति और भाव का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और क्लियर कर लेते हैं डेफिनेशन कि जो शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के, ना, जो शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, उसके गुण को बता रहे हैं, गुण के साथ साथ उसके दोष को भी बता रहे हैं। गुण, दोष, उसके भाव को भी बता रहे हैं। गुण, दोष, भाव, अवस्था को बताते हैं और उसकी अवस्था को भी बता रहे हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। डेफिनेशन यहां आप देख रहे हैं, जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, उसकी स्थिति और भाव का पता चलता हो, उस संज्ञा शब्द को भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे गर्मी। अब गर्मी में हमें क्या पता चल रहा है, गर्मी, सर्दी, बुढ़ापा, जवानी, मिठास, खटास, थकान, तो इत्यादि अनेक सारे शब्द होते हैं जिनसे हमें क्या पता चलता है, उनकी स्थिति, उनकी दशा, स्थिति, उनकी अवस्था की बुढ़ापा, जवानी, उनका गुण, मिठास, खटास। ठीक है, तो जिन शब्दों के बारे में, वे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, उसकी स्थिति और उसके भाव को दर्शाते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो हमें यहाँ पर उदाहरण के लिए एक एक वाक्य को भी बनाना है। वाक्य बनाकर हम उसको क्या कर सकते हैं, पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में आप वाक्य लिख सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के वाक्य आप बनाइए। हमारी कक्षा में 30 लड़के हैं। ठीक है, इस कक्षा में 4 पंखे हैं। कक्षा के उदाहरण में आपको बता रही हूँ, हमारी कक्षा में 30 लड़के हैं, इस कक्षा में 4 पंखे हैं। तो पंखे, दिल्ली एक सुंदर शहर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाक्य, हमारी अध्यापिका बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो अध्यापिका, उसकी संपूर्ण जाति आ रही है। 4 वाक्य, ये वाक्य मैंने आपको सिर्फ उदाहरण में बताए हैं। यहाँ आपको उदाहरण नहीं, मैं आपको वाक्य उदाहरण के नहीं दे रही हूँ, आपको 4 सेंटेंस, 4 वाक्य जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत स्वयं बनाने हैं। आपने यहाँ पर उदाहरण तो देख ही लिए, वस्तु, स्थान भी दे रखे हैं, प्राणी भी दे रखे हैं, पर आप जब भी वर्क करेंगे तो आपको जातिवाचक संज्ञा के 4 सेंटेंस यहाँ पर लिखने हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया है।
यहाँ पे उदाहरण नहीं दिए हुए हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आप 4 वाक्यों से इसको पूरा समझेंगे। तो हमारी कक्षा में 30 लड़के हैं, हमारी अध्यापिका बहुत अच्छा पढ़ाती है, इस कक्षा में 4 पंखे हैं, दिल्ली एक सुंदर शहर है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लड़के, अध्यापिका, पंखे और शहर सभी क्या हैं, जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। किसी एक अध्यापिका का नाम नहीं दिया गया है, यहाँ पर अध्यापिका की पूरी श्रेणी को रखा गया है, ठीक है। लड़कों के किसी एक लड़के का नाम नहीं दिया गया, राम, मोहन, सोहन, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए दोबारा समझा रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पर उदाहरण लिखकर 4 वाक्य का प्रयोग करेंगे, 4 वाक्य स्वयं बनाएंगे। इसी तरह भाववाचक संज्ञा में भी आप करेंगे। भाववाचक संज्ञा में उसकी परिभाषा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, भाव, अवस्था को दर्शाते हैं। तो सभी के एक एक उदाहरण, जैसे अवस्था का, वस्तु का, स्थान का, गुण का, दोष का, तो सभी के इस तरह आप 4 उदाहरण बताएंगे। मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मैं शेषव में बहुत मीठा खाता था, तो शेषव उसकी क्या हो गई, अवस्था हो गई, है ना। आम में मिठास, आम की मिठास मुझे ललचाती है। अभी सब मैंगो का सीजन है, अभी सब आम खाते हैं, तो आम जो मीठा आम होता है वह सभी को बहुत पसंद है, तो वो क्या है, मिठास उसका गुण हो गया। तो उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। तो आम की मिठास मुझे ललचाती है। इसी प्रकार आप दूसरा सेंटेंस, मुझे सबसे दोस्ती करना अच्छा लगता है। और नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, मुझे पढ़ाई करके बड़ा होना है। तो पढ़ाई, इन वाक्यों में शेषव क्या है, अवस्था, मिठास उसका गुण, दोस्ती और पढ़ाई ये शब्द किसी जाति और न ही किसी व्यक्ति के नाम हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम केवल समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अतः ये क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। एक और बात ध्यान रखनी है, भाववाचक संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, इनको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। क्या है, भाववाचक संज्ञा को सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा को हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, पर भाववाचक संज्ञा को हम स्पर्श नहीं कर सकते, इन्हें हम केवल अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह हमने फर्स्ट टाइप जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे फर्स्ट में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं समझाकर मैंने आपको पहले जातिवाचक संज्ञा क्लियर करवाई है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो वो आपको अब अच्छे से समझ आ जाएगी। जो शब्द किसी विशेष स्थान, व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति और विशेष वस्तु के नाम का पता चलता है, उस संज्ञा शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु व स्थान का पता चले, जो कि अपने आप में एक विशिष्ट यानी कि अपने जैसे एकमात्र हो, उन शब्दों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे स्थान में आप ले रहे हैं भारत, दिल्ली, गोवा, अमेरिका, अमृतसर आदि। व्यक्ति में आप ले रखे हैं महात्मा गांधी, भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला। वस्तु में आप ले सकते हैं रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, रामचरितमानस। तो कहने का अर्थ है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के भी मैं आपको कुछ उदाहरण बता देती हूँ। जैसे मेरा नाम केशव है, ठीक है। तो यहाँ पर केशव क्या है, केशव किसी विशेष, केशव व्यक्ति का नाम है। मेरा विद्यालय दिल्ली में स्थित है, तो दिल्ली क्या हो गया, विशेष स्थान हो गया, ठीक है। मुझे जलेबी बहुत पसंद है, तो जलेबी क्या हो गई, विशेष चीज का नाम हो गई, ठीक है। मैं वाक्य बता रही हूँ, वाक्य आपको स्वयं, वाक्यों का निर्माण स्वयं करना है।
में अब किसी भी आप व्याकरण बुक की मदद ले सकते हैं। उसकी सहायता से आप व्याकरण बुक की सहायता से आप अन्य उदाहरण बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 सेंटेंस बताए हैं। मेरा नाम केशव है, मेरा विद्यालय दिल्ली में स्थित है, मुझे जलेबी बहुत पसंद है। तो इन वाक्यों में केशव क्या है? एक विशेष व्यक्ति का नाम हो गया, दिल्ली क्या हो गया? विशेष स्थान का नाम हो गया, और जलेबी क्या हो गया? विशेष चीज का नाम हो गया। इसलिए यह क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हमने इस संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ा। संज्ञा के परिभाषा, उसके बाद संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ये आप समझिए। जो शब्द किसी विशेष या विशिष्ट या एक ही वस्तुओं के समूह का, एक ही वर्ग की जाति के समूह को क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। कि जिन संज्ञा शब्दों से, वे संज्ञा शब्द जिनसे एक जाति के व्यक्तियों, ना, प्राणियों, वस्तुओं आदि के समूह, उसके पूरे समूह का, उसके पूरे झुंड का या समुदाय का बोध होता है, ठीक है, वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कक्षा, भीड़, सेना आदि, ठीक है। यहाँ पे भी आप उदाहरण देख सकते हैं। गेहूं का ढेर, लकड़ी का गट्ठर, विद्यार्थियों का समूह है। यहाँ ढेर, गट्ठर और समूह है शब्द किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह व जाति को दर्शा रहे हैं। अतः यह सब शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं। जैसे सेना, सभा, इंसान, झुंड, पुस्तक आदि। इसके बाद हम पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी भी धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि का बोध होता है, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे दूध, गेहूं, लोहा आदि। गेहूं, तेल, पानी, दूध, दही, लोहा, तांबा, सोना, आटा, दाल आदि। तो इस तरह हमने संज्ञा के 5 भेदों को समझा। संज्ञा के 5 भेद हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में इनके उदाहरण के साथ इनके अंतर को पता करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत और समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा किस तरह इनके अंतर्गत आ जाती हैं। तो हम और भाववाचक संज्ञा से किस प्रकार हम शब्दों को बना सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम संज्ञाओं का निर्माण और अभ्यास कार्य को करेंगे और इसके भेदों को उदाहरण के साथ डिटेल में समझेंगे। तो आज आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको संज्ञा की परिभाषा देख सकते हैं आप अच्छे से। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा और अन्य उदाहरण, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण, समुदायवाचक समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण, द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण। तो स्टूडेंट्स, आपको संज्ञा टॉपिक समझ में आ गया होगा। कल वापस से हम इसको डिटेल में पढ़ते हुए और इसके अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।